प्रमुख साहित्य समूह इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र कार्यक्रम की श्रृंखला के समापन सत्र में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। समापन सत्र प्रारंभ करने से पूर्व मैं श्री मनोज जी से आग्रह करती हूं कि अपने केंद्र का चलचित्र सभी के समक्ष प्रदर्शित करें। श्री मनोज जी। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख और वर्तमान में सह सरकार्यवाह श्रीमान मुकुंद जी के कर कमलों से हुई। अपनी स्थापना के साथ ही अध्ययन की मानसिकता वाले प्रबुद्ध मन इसमें समाते गए और अध्ययन एक अद्भुत क्रम विकास पाने लगा। बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, प्रशासक, शोध छात्र, पत्रकार, व्यवसायिक, उद्यमी, कार्मिक तथा समाज के लिए अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करने की मानसिकता वाले संवेदनशील व्यक्तियों ने मिलकर अपने समय और युग के जूझते सवालों पर विचार करना प्रारंभ किया। ये वो सवाल होते हैं जिनको लेकर समाज की सोच में अनिश्चय, भ्रम और असमंजस बना रहता है। समाज इनको सही तौर पर समझना चाहता है और इस समझ के लिए गंभीर अध्ययन की आवश्यकता होती है। अध्ययन सकारात्मक सोच युक्त होने पर समाज और व्यक्ति दोनों के कल्याण का निश्चित आश्वासन होता है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र अध्ययन की इसी गरिमा के साथ अपने समय के परिसर के सवालों, दबावों और तकाज़ों से घिरे समाज तथा विश्वग्राम की महत्वाकांक्षाओं से जूझते समाज से जुड़े सवालों का अध्ययन करता है। केंद्र की योजनाओं में साहित्य निर्माण, समाचार पत्र विवेचना, शोध अध्ययन, मीडिया प्रस्तुतियों का अध्ययन निर्धारित है। इस कार्य के लिए अन्य संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाता है तथा विषय विशेष में प्रशिक्षण हेतु समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है। अध्ययन केंद्र की कार्यप्रणाली उदार है। विषय के अधिकारी विद्वान समाज और जीवन से जुड़े सवालों का गंभीर अध्ययन करते हैं और अपने निष्कर्षों को केंद्र के सामने रखते हैं। अध्ययन केंद्र में विषय पर परिचर्चा की जाती है और विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में अल्पसंख्यकवाद और राजनीति, दलित विमर्श, भारत में विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा, श्री राम जन्मभूमि, न्यायालय, राजनीति या आस्था, नव साम्यवाद एवं राष्ट्रीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देशभक्ति जैसे विषयों पर अध्ययन केंद्र के निष्कर्षों पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में युवा समाज निर्माण में भूमिका इस विषय पर छात्रों, शोधार्थियों, शिक्षाविदों, पत्रकारों और प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा आलेखों के प्रस्तुतिकरण की कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा इसके समापन सत्र में हंसराज कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रमा की प्रखर और प्रेरक अध्यक्षता रही। डॉक्टर संबित पात्रा और डॉक्टर मीनाक्षी लेखी के ओजस्वी शब्दों ने विषय की गंभीरता और सार्थकता पर आयोजकों और प्रतिभागियों की सराहना की तथा युवाओं में राजनीतिक समझ जगाने की आवश्यकता भी बताई। इस संगोष्ठी में प्रस्तुत और चयनित आलेखों तथा अपने अध्ययन के निष्कर्षों के संकलन को इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र कृपया प्रथम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं करीब ठीक है, खाली हो गए हैं। ठीक। ग्यारह विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों, शोधकर्ताओं, छात्रों ने अपने प्रपत्र प्रस्तुत किए। संगोष्ठी की अध्यक्षता
प्रोफेसर राणा प्रताप जी ने की। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपने सारगर्भित ज्ञानपूर्ण वक्तव्य में भारत की अतुल्य विशेषताओं का वर्णन किया। कार्यक्रम में प्राप्त सभी प्रपत्रों का इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में मूल्यांकन गतिमान है। मूल्यांकन के पश्चात इसे भी एक पुस्तक का स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र ने समाज और राजनीति की बनावट में उभरने वाले दलित विमर्श के अध्ययन कार्य को शुरू किया। इस विषय के साथ जुड़े तथ्यों सत्यों को पहचान कर इस मुद्दे के सरमायादारों की सोच को थामने का प्रयत्न भी किया। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र द्वारा दलित चिंतन एक सकारात्मक पहल नामक विषय पर एक प्रेरक संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री अमर शंकर सावले जी एवं श्रीमान भीखूराम जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तत्पश्चात सम्मानित अतिथि गणों द्वारा अनुसूचित जाति पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक में प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान तक समाज के तथाकथित दलित कहे जाने वाले भाग, जिसे संविधान ने अनुसूचित जाति कहा है, का तथ्यों के आधार पर वर्णन किया है। भारतीय महापुरुष समाज के तथाकथित पिछड़े हुए वर्ग को किस दृष्टि से देखते थे तथा उनके उत्थान के लिए समय समय पर किए गए प्रयासों का अलग अलग आलेखों के माध्यम से उल्लेख किया गया है। आलेखों का उद्देश्य उत्पत्ति आदि के विवादों पर चर्चा न कर वास्तविकता और व्यवहारिकता पर केंद्रित रहना है। वर्ष 2015 दिल्ली में इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र चित्र पर पुष्पार्पण करते हुए मंच पर स्थान ग्रहण कराएं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया मंच पर अतिथियों के आगमन के समय करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें।
हमारे अतिथियों तथा सभा कक्ष में उपस्थित सभी महानुभावों को आज हमारे उद्घाटन सत्र तथा प्रपत्र प्रस्तुतिकरण के दोनों सत्रों के साथ कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रही, इसकी जानकारी प्रदान करने हेतु प्रोफेसर सुनील कश्यप जी, जो हमारे इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के बैठक प्रमुख भी हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूं कि वो मंच पर आएं और हमारे अतिथियों को कार्यक्रम की अब तक की गतिविधि से अवगत कराएं। सुनील कश्यप जी। धन्यवाद काजल जी। आज दिनांक 29 अप्रैल 2023 को भारत मंथन 2023 वैश्विक परिदृश्य में वर्तमान भारत की भूमिका विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्मेलन केंद्र में इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय का NCWeb, JNU और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन हो रहा है। और आज उद्घाटन सत्र के साथ साथ प्रपत्र प्रस्तुतिकरण प्रथम और द्वितीय सत्र भी संपन्न हुए। आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि प्रथम प्रपत्र प्रस्तुतिकरण सत्र में कुल 5 समांतर सत्र हुए, जिसमें 65 शिक्षार्थी, शोधार्थी और विद्यार्थियों ने अपने प्रपत्र प्रस्तुत किए। और द्वितीय प्रपत्र प्रस्तुतिकरण सत्र में कुल 4 समांतर सत्र संपन्न हुए, जिसमें 46 शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, अन्य प्रबुद्धजनों ने अपने प्रपत्र प्रस्तुत किए। भारत मंथन 2023 के लिए कुल पंजीकरण 282 हुआ था, जिन्होंने अपना पंजीकरण करवाया था, जिसमें 140 की संख्या शिक्षक एवं अन्य प्रबुद्धजन की रही और 70 शोधार्थी रहे और 72 विद्यार्थी रहे। तो इस तरह कुल संख्या 282 रही। हमारे यहाँ पर इस भारत मंथन में 2023 में कुल बाहर से भी विश्वविद्यालयों से छात्राएं और अन्य प्रबुद्धजन तथा शिक्षक रहे, जिसमें BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश धर्मशाला और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयाग और दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेज, जिसमें कमला नेहरू कॉलेज, श्री राम कॉलेज, इस तरीके के हंसराज कॉलेज, बहुत से महाविद्यालयों ने अपनी भूमिका निभाई और यहाँ पे प्रपत्र प्रस्तुतिकरण किया। मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में कुल 111 प्रपत्र आज प्रस्तुत किए गए। धन्यवाद। यही आपके धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुनील कुमार कश्यप जी। अब परिचय की श्रृंखला में आज समापन सत्र में जिनका सानिध्य रहेगा वो हमारे मध्य प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे जी भी उपस्थित हैं। और इसी के साथ ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का सानिध्य भी जो है प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे जी के अंतर्गत ही किया जा रहा है। प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे जी करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली के भौतिकी विभाग में प्रोफेसर हैं। कई दशकों से अधिक के शिक्षण अनुभव के साथ आप क्वांटम भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, यातायात प्रबंधन के लिए कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम, डेटा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में गहरी रुचि रखते हैं। आपके 20 से अधिक प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं में किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषयों से संबंधित लेख में आपकी विशेष रुचि है। आपने विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर विभिन्न पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में 50 से अधिक लोकप्रिय लेख लिखे हैं। आपकी एक प्रसिद्ध पुस्तक वर्जिन आइडियाज़ ऑन एजुकेशन, करप्शन एंड रिजर्वेशन शीर्षक से प्रकाशित हुई है। आप 1994 से 1998 के दौरान 2 बार दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमी परिषद के सदस्य भी चुने गए। आप वर्ष 2018 से 2020 के मध्य दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संगठन NDTF के अध्यक्ष भी रहे। प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर चंदन नेगी जी और श्री मूलचंद जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आएं। अंगवस्त्र, श्रीफल, केंद्र साहित्य एवं पंचांग भेंट करके उनका स्वागत करें। डॉक्टर चंदन नेगी जी। डॉक्टर अभिषेक जी आ जाएं। स्वागत में करतल ध्वनि बजती रहनी चाहिए।
इस समापन सत्र के अध्यक्ष के रूप में हम सभी के मध्य प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी उपस्थित हैं। आप भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आप देश के प्रख्यात पत्रकार, मीडिया प्राध्यापक, अकादमिक प्रबंधक एवं संचार विशेषज्ञ हैं। 1.5 दशक से अधिक के आपने पत्रकारिता करियर के दौरान आप विभिन्न मीडिया संगठनों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के प्रभारी कुलपति भी रहे हैं। आप कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में पत्रकारिता विभाग के संस्थापक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप वर्तमान में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे की सोसाइटी एवं गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं। राजनीतिक, सामाजिक और मीडिया के मुद्दों पर आपके 3000 से ज़्यादा लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने 32 पुस्तकों का लेखन एवं संपादक किया है। आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित शोध पत्रिकाओं, कम्युनिकेटर एवं संचार माध्यम के प्रधान संपादक भी हैं। मीडिया क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपको वर्ष 2023 का हिंदी गौरव अलंकरण सम्मान देने की भी घोषणा की गई है। मैं अत्यंत हर्ष के साथ डॉक्टर मोनिका पुरी जी और डॉक्टर गीता रानी जी से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आएं और अंगवस्त्र, श्रीफल, केंद्र साहित्य व पंचांग देकर प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी का स्वागत करें। सभी का परिचय कराना है थोड़ा थोड़ा ना, कभी इनका है ना। आज के इस समापन सत्र के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं श्रीमान प्रेम शुक्ल जी चिर परिचित व्यक्तित्व हैं, जिन्हें हम सभी टीवी के शोज़ और डिबेट्स में अपना पक्ष बहुत ही प्रभावी ढंग से रखते हुए देखते रहते हैं। आप भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व वर्ष 2021 से सफलतापूर्वक निर्वाह कर रहे हैं। किसी भी चर्चा में अपनी विद्वतापूर्ण हस्तक्षेप और गंभीरता से दिए जाने वाले अकाट तर्कों के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया में इनके फॉलोअर्स की संख्या दूसरों के लिए लोकप्रियता का नया पैमाना तय करती है। भाजपा में प्रवक्ता का दायित्व निभाने से पहले आपने दोपहर का सामना जैसे प्रतिष्ठित और राष्ट्रवादी पत्रिका का संपादन भी किया। पत्रकारिता की दुनिया में आपका नाम बहुत सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। श्रीमान जी के स्वागत के लिए मैं श्री विनोद जौहरी जी और कवि विनीत पांडे जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आएं, अंगवस्त्र, श्रीफल, केंद्र साहित्य व पंचांग भेंट करते हुए श्रीमान जी का स्वागत करें। आप सभी से अनुरोध है कि करतल ध्वनि बजती रहनी चाहिए। ये बोल दीजिएगा, सुबह के सत्र में भी थी? नहीं, वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप उनका कराना। समापन सत्र में भी है, सुबह भी थी, समापन में भी है। वो बोलने की जरूरत नहीं, आज हमारे मध्य बस वो भी पुस्तक नहीं, भाई साहब कह रहे हैं कि सुबह के सत्र में होती है, अभी भी है हमारे मध्य जी सुबह के सत्र में होती है। आज हमारे मध्य प्रोफेसर गीता भट्ट जी भी उपस्थित हैं। गीता भट्ट जी सुबह उद्घाटन सत्र में भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और इस कार्यक्रम में एनसी वेब की ओर से हमारी होस्ट हैं। प्रोफेसर गीता भट्ट जी 2 कार्यकाल के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सदस्य रही हैं। आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन योजना के लिए विशेषज्ञ के रूप में नामित किया गया है। आप राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक टीवी पैनलिस्ट भी हैं। आप 2018 में श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास नई दिल्ली से गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार और 2019 में सक्षम वेलफेयर ट्रस्ट उत्तर प्रदेश से प्रेरणा प्रतिभा सम्मान भी प्राप्त कर चुकी हैं। प्रोफेसर गीता भट्ट जी का स्वागत है समापन सत्र में।
परिचय की श्रृंखला में हमारे मध्य मंच पर आसीन अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर क्षेत्र के बौद्धिक शिक्षण प्रमुख श्रीमान अजय जी भाई साहब भी मौजूद हैं। भाई साहब सुबह उद्घाटन सत्र में भी हम सभी के मध्य रहे और भाई साहब का स्वागत जो है करतल ध्वनि से होते रहना चाहिए। मंच पर आसीन अतिथियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय हैं जिनका स्वागत केंद्र की परंपरा के अनुसार सभी के समक्ष होना आवश्यक है। उनके लिए मैं केंद्र के प्रमुख श्रीमान विनोद कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया मंच पर आएं और सभी का परिचय हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। मंचासीन महानुभावों का अभी हम सभी के समक्ष परिचय आया है। कुछ और परिचय जो अपने मध्य ऐसे सम्मानित बैठे हुए हैं उनके भी परिचय का दायित्व मुझे मिला है। अपने टेरी यूनिवर्सिटी जो फॉर्मली कहलाती थी अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस फॉर्मली स्टडीज़, प्रोफेसर प्रतीक शर्मा जी वाइस चांसलर अपने मध्य में उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन आपका। आप हमारे निमंत्रण पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बीच में प्रोफेसर सविता रॉय जी भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। एक बार शायद पहुंच गई हैं, बाहर किसी कार्य से हो सकता है गई होंगी। प्रोफेसर अंजू सेठ जी, प्रिंसिपल सत्यवती कॉलेज, आपका अभिनंदन, स्वागत। आप सभी लोग इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं और प्रबुद्ध जन हैं। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र को उनके विद्वत्व का हमेशा लाभ मिलता ही रहता है, इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन इस मंच से करना चाहता हूं। प्रोफेसर परवीन गर्ग जी अपने प्रिंसिपल श्रद्धानंद कॉलेज के भी अपने मध्य उपस्थित हैं। श्रीमान परवीन जी, अच्छा आए हुए, अच्छा हाँ ठीक है। प्रोफेसर पवन शर्मा जी दयाल सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल भी अपने बीच में उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अपने बीच में विशाल मिश्रा जी भी हैं। विशाल मिश्रा जी अपने राजधानी कॉलेज में हैं और टीवी पैनलिस्ट भी हम जनरली उनको देखते हैं, अपने मध्य उपस्थित हैं। प्रोफेसर BW पांडे जी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, आप भी यहाँ उपस्थित हैं और अपने केंद्र से जुड़े हुए हैं। श्री प्रोफेसर SK ढाका जी, आप भी अपने मध्य उपस्थित हैं, अपने केंद्र से पुराने जुड़े हुए हैं। आपका भी एनवायरनमेंट पर बहुत हमें यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में हुए और उसके अवेयरनेस के बहुत सारे कार्यक्रम आपके द्वारा चलते रहते हैं। श्री धीरज जी भी अपने बीच में उपस्थित हैं। धीरज जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों में जुड़े रहते हैं। इनका भी आज हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और प्रोफेसर रघुवंश सिंगल जी भी अपने सीनियर प्रोफेसर पहले रहे हैं, रिटायर्ड हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। आप आए, आपका स्वागत, हार्दिक आभार। अच्छा, मुकेश जी आए हुए हैं, पीछे उपस्थित हैं। अपने दिल्ली प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के बौद्धिक प्रमुख के नाते से आपके पास इस समय दायित्व है। मुकेश जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। समापन की इस कड़ी में इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के वार्षिक उपक्रम भारत मंथन श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2021 में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुत आलेखों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक के परिचय हेतु मैं डॉक्टर अवंतिका सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
डॉक्टर अवंतिका सिंह। भारत मंथन वर्ष 2021 में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुत आलेखों में से केंद्र द्वारा सूक्ष्म दृष्टि के परीक्षण के परिणाम उपरांत कुछ विशेष आलेखों को पुस्तक का रूप दिया गया। यह पुस्तक भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, मानवीय दृष्टि के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, भारतीय परंपराओं का वैज्ञानिक पक्ष, ज्योतिष एवं गणित विज्ञान जैसे विभिन्न आयामों पर विशेष रूप से प्रस्तुति करती है। इस पुस्तक की संपादकीय टीम विनोद शर्मा विवेक जी, प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे जी, डॉक्टर अवंतिका जी, डॉक्टर राहुल मौर्य जी केंद्र की तरफ से सभी लेखकों द्वारा प्रस्तुत आलेखकों के सराहनीय कार्य हेतु आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ केंद्र के हमारे सहयोगी डॉक्टर विकास शर्मा जी, डॉक्टर मोनिका पुरी सेठी जी, डॉक्टर आशुतोष जी, डॉक्टर सत्यम जी का आभार एवं धन्यवाद, जिन्होंने पुस्तक निर्माण एवं संपादन कार्य में अपना योगदान दिया। अब मैं मंच पर आसीन सभी अतिथि महोदय से निवेदन करती हूं कि आप सभी भारत मंथन 2021 की इस पुस्तक का विमोचन करने की कृपा करें। कृपया पुस्तक विमोचन में आप सभी भी करताल ध्वनि से सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवंतिका जी। अब इस सत्र के हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी से आग्रह है कि वे अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण सभा के अतिथि और मुख्य वक्ता श्री प्रेम शुक्ल जी, 2015 में 10 मई के दिन इंदौर में हम और प्रेम शुक्ल साथ में थे। आज ये दूसरा मौका कि हम फिर साथ में हैं। तो 10 मई 2015 से आज तक के बीच में बहुत पानी बह गया है। और प्रेम शुक्ला के बारे में यही कह सकता हूँ, सुल्तानपुर के ही कवि हैं जिन्होंने लिखा एक फिल्म में कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता था वो कितने मासूम थे। और अगली लाइन और खतरनाक है, हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। भौतिक शास्त्र के विद्वान प्रोफेसर राकेश पांडे जी, आदरणीय गीता भट्ट जी, हमारे बौद्धिक शिक्षण प्रमुख श्रीमान अजय कुमार जी, जिनके आदेश पर यहाँ आया हूँ, श्री विनोद शर्मा विवेक जी। विनोद और विवेक एक साथ संयुक्त होते नहीं हैं, पर यहाँ पे हैं, मैं विस्मित हूँ। आदरणीय प्रोफेसर अवधेश कुमार जी, जो अनुशासन में रखने का लोगों को असफल प्रयास करते रहते हैं। प्रोफेसर प्रतीक शर्मा जी, आदरणीय अंजू सेठ जी, तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स यहाँ बैठे हैं, और हमारे मित्र अनुराग जी बैठे हुए हैं, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के, और सभी मित्रों, भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, मुझे बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया। और इतनी बड़ी संख्या देख के मैं थोड़ा सा चिंतित भी हूँ। आमतौर पर संगोष्ठियों के अंतिम सत्र में अध्यक्ष ही रहता है।
शोध संगोष्ठियां सुन करके मैं थोड़ा घबरा भी जाता हूं, क्योंकि वहां शोध तो होता नहीं, और संगोष्ठी तब होगी जब कोई होगा उधर, सर्टिफिकेट वितरण होता है। पर ये गोष्ठी थोड़ी अलग है, ये थोड़ा जो शोध संगोष्ठियां होती हैं उससे थोड़ा अलग है। शोध संगोष्ठी जो होती है आमतौर पे उसका उद्देश्य सर्टिफिकेट हड़पना होता है, और यूजीसी ने ऐसा मजबूर कर रखा है कि उसके बिना काम भी नहीं चलता। ये एपीआई की जो दौड़ है, एपीआई पूरा करो और पूरा होते ही दौड़ जाओ। और हमने सुना है कि बहुत सारे लोगों को यात्रा पूरी भी हो गई है, उन सबको बधाई भी देना चाहता हूं। आज भारत मंथन हो रहा है, और सच में भारत का समय है। 2017 की बात है, हैबिटेट सेंटर में एक कार्यक्रम हो रहा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय बिल क्लिंटन जी वहां आए थे। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। उस गोष्ठी का सब्जेक्ट था कि इंडिया पिग्मी या क्या ऐसा सुपर पावर, ऐसा कोई विषय था, ध्यान नहीं आ रहा है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत का पिग्मी होना दुनिया स्वीकार नहीं कर सकती। आपको सच में दिग्गज बनना पड़ेगा, वास्तविक किस्म का दिग्गज बनना पड़ेगा। मैं उनके शब्द उदाहरण लेके कह रहा हूं, वो तो अंग्रेजी में बोले थे। उन्होंने कहा आपका पिग्मी होना, आपको पिद्दी होना हम स्वीकार नहीं कर सकते। आपको वास्तविक में दिग्गज बनना पड़ेगा, तभी ये दुनिया बचेगी। अब ये ठीक बात है, कुर्सी से उतरने के बाद लोगों को भारत की याद आती है, उनको भी उस समय आई। और ये सही बात है कि भारत का वक्त आ गया है। ये वास्तव में भारत का समय है, और सिर्फ इस नाते नहीं कि एक नैरेटिव की जंग में हाँ बहुत आगे निकल गए हैं। ये तथ्यों के आधार पर भी ये बात मानी और स्वीकारी जा रही है। आबादी जिसको हमारा संकट माना जाता था, वो आबादी भी इस समय वरदान की तरह हमारे सामने खड़ी है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क हैं, फिर भी शांत हैं, निरंतर प्रगति कर रहे हैं, दुनिया भर को मानव संसाधन का निर्यात कर रहे हैं, और सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन। ऐसा नहीं, बेस्ट डॉक्टर्स की लिस्ट देखिए, बेस्ट इंजीनियर्स की लिस्ट देखिए, बेस्ट टेक्नोक्रेट्स की लिस्ट देखिए, दुनिया भर के बड़ी बड़ी आईटी बैंकिंग कंपनियों में काम करने वाले शिखर के लोगों को देखिए। मैंने हमारे मस्त साहब तो आए, ट्विटर को ग्रहण किया, निकाला हिंदुस्तानी को, रखा हिंदुस्तानी को। मैंने अपना रिप्लेसमेंट हम ही, और कोई नहीं है। हमारी जगह आप दूसरे को रख नहीं सकते, और ना हो तो रख के देख लीजिए। नहीं, जो बैक ऑफिस चल रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े जो हाउस हैं, अमेरिका का हाउस हो, ब्रिटेन का हाउस, उसके बैक ऑफिस, अभी तो फ्रंट ऑफिस में भी आ गए कुछ लोग, जिनका नाम ऋषि सुनक है, उनके बैक ऑफिस को देखिए। उस बैक ऑफिस में काम करने वाले लोगों के चेहरे देखिए, वो हिंदुस्तानियों के चेहरे। और इसलिए भारत को इस कठिन उत्तरदायित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। हम इस जिम्मेदारी को लेने से भाग नहीं सकते, और क्योंकि हम बौद्धिक क्षेत्र के लोग हैं, इसलिए हम सिर्फ बौद्धिक विलास नहीं कर सकते, हमको कर्मयोगी बनना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आईएएस अफसरों के लिए कर्मयोगी मिशन शुरू किया है, पर आवश्यकता यह है कि हर नागरिक हिंदुस्तान का कर्मयोगी बने और अपने को गीता के कर्मयोग से कनेक्ट करे। अगर हम कर्मयोग से कनेक्ट नहीं करेंगे तो दुनिया के बाहर जाकर तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, पर हिंदुस्तान के अंदर हम लापरवाही करेंगे। हिंदुस्तानी की सबसे बड़ी खूबी क्या है? हम और प्रेम शुक्ला जिस इलाके से आते हैं वहां बोलते जैसा वेश वैसा देश, और सच में हिंदुस्तानी वैसे ही। वो हवाई अड्डे पर अलग व्यवहार करता है, बस अड्डे पर अलग व्यवहार करता है, अलग अलग। ऐसा आपको दुनिया में मिलेगा नहीं। लोग कहते क्यों सक्सेस रेट हमारा बहुत है? अरे हमने कहा एडजस्ट कितना करते हैं यार भाई। हम अपने गांव से निकलते हैं, खिड़की खोलते हैं गोसाईगंज में, फैजाबाद में, और भगवान राम की जन्मभूमि पर थूक देते हैं खिड़की खोल के, और जैसे अमौसी पहुंचन क्या से क्या हो गए। हवाई अड्डे पे जाने के बाद अलग मनुष्य अवतार होता है, और कहीं दुबई उबई पहुंच गए
फिर तो आप देखिए ऐसा हिंदुस्तानी हेरे न मिली, खोजने पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, खोजने पर नहीं मिल सकता। इतना अनुशासित, इतना ध्येयनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ शाखा में जाने वाला अनुशासित है। और जैसे हिंदुस्तान छोड़ता हर व्यक्ति स्वयं सेवक हो जाता है, ये मैं कहता हूं। जिस देश में जाता है उस देश के कानून का सम्मान करता है। एक अच्छे अमेरिकन की तरह, एक अच्छे ब्रिटिश की तरह, एक अच्छे स्विस की तरह रहता है। जिस देश में जाता है वैसा हो जाता है, उस देश के कानून नियम सबका पालन करता है। यही भारत की खूबी है। जैसा देश वैसा वेश हमने अपने जीवन में उतारा है। एक बार हमारे एक साथी थे, हम कानूनों का भी सम्मान करते हैं। देखिए, एक बार हमारे एक साथी थे प्रेम भाई, स्कूटी लेके जाते रहे, पत्रकार लागे प्रेस लिखा रहा, लाल बत्ती थी, आगे निकल गए। पुलिस ने उनको रोका, अंधरान है हो, दिख नहीं रहा है, लाल बत्ती है। बोले हमने लाल बत्ती को देखा, आपको नहीं देखा। लाल बत्ती को देखा। ऐसे आपको देव दुर्लभ लोग कहीं मिलेंगे? नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते, देव तुल्य। इसलिए ईश्वर भी यहां पर जन्म लेंगे तरसते हैं कि जो हरकतें तुम यहां कर सकते हो दुनिया में कहीं नहीं कर सकते। इस देश में रहकर इस देश को तोड़ने की बात कर सकते हो, दुनिया का कोई मुल्क इसकी अनुमति नहीं देता। मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, जो तुम यहां कर सकते हो कोई नहीं कर सकता है। देश तोड़ो, समाज तोड़ो, घर तोड़ो, जोन बन के तोन तोड़ो, रहिए हिंदुस्तान में, और फिर भी सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, सब भी। कोई ऐसा काम नहीं जो हम अच्छे से न करते हो। बोतल बम बनाते हैं। हम हॉस्टल में रहते थे, बोतल बम कुछ मित्र हमारे बनाते थे। पता नहीं कैसे पेट्रोल भरते थे, रस्सी आगे बांधते थे, पटक देते, फूट जा जोर से। अनेक ऐसी विधाएं हम जानते हैं जिनका राष्ट्र हित में उपयोग करते। पर अब जो भारत का वक्त आया है, जो अन्यान्य कारणों से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने अपनी आदतें नहीं सुधारी और हिंदुस्तान के अंदर भी हिंदुस्तानी नहीं बने तो समस्या हो जाएगी। बाहर जाकर के मैंने देखा है कैसा हम पाखंडी लोग हैं, मतलब सॉरी, कैसे हम लोग अच्छे लोग हैं कि आप देखिए, एक विदेश में जाइए, हिंदू परिवार है, भारतीय परिवार है, किसी भी धर्म जाति का मानने वाला परिवार, उसके परिवार में आप जाइए, बेटा कम 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 इधर आइए, अंकल आए प्रेम शुक्ला जी, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े नेता हैं, इनको अच्छे से जरा आप गायत्री मंत्र सुनाइए। हिंदुस्तानी है, ब्रिटेन में है, स्विट्जरलैंड में है, कहीं भी है। और जैसे सुल्तानपुर के गए क्षेत्र में घूमे, सुल्तानपुर गए, बेटा इधर आइए, इधर कम कम कम, सर को एक अच्छी सी पोएम सुनाइए। गलत बोलता हूं बताइए? गलत नहीं बोलता मैं, क्योंकि हिंदुस्तानी लोग गलत भी नहीं बोलते। जहां जैसा आचरण करना होता वैसे ही करते हैं। और जो आचरण का द्वंद्व है यही हमको हिंदुस्तानी बनाता है। इस द्वंद्व से निकलने की जरूरत है, जिसको हम कह रहे हैं भारत का भारत से परिचय कराइए। असली भारत कहां है, उस भारत से भारत का परिचय कराना जरूरी है। सबसे बड़ा संकट है हम अपने को जानते नहीं। हम अगर अपने को जान जाएंगे तो अपने को मानने भी लगेंगे। और इसलिए हम इस बात को हर मंच पे कह रहे हैं, भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो, भारत को बनाओ। क्योंकि भारत को जानने के बाद भारत से घृणा नहीं कर सकते आप, ये आप समझिए इस बात को। दुनिया का कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें कुरीतियां ना हो। दुनिया का कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें दुख ना हो। दुनिया का कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें गरीबी ना हो, जिसमें मुफलिसी ना हो, जिसमें दर्द ना हो। दर्द तो मनुष्य के साथ आया है, दर्द संघर्ष ये तो आए ही आए। सिंगल साहब, ये आए, हमें विरासत में मिला हुआ। हम मनुष्य हैं तो हमारे जीवन में कुछ दुख होंगे, पर उस दुख को समाप्त करने की हम यात्रा पर हैं। उन दुखों को समन करेंगे, भारत मां को गालियां नहीं देंगे। ये भारत मां के नाते दुख नहीं है, ये दुख हमारी अकर्मण्यता से उपजे हुए।
हमारे अपने विस्मरण के नाते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आदरणीय धर्मपाल जी पर अभी हमने 5 घंटे का विमर्श किया, मैंने मैडम को किताब भी छाप के दी है, कि आदरणीय धर्मपाल जी जब ब्यूटीफुल ट्री लिख रहे हैं, उस ब्यूटीफुल ट्री का आप गंभीरता से अध्ययन करिए। वो क्या बता रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में, भारत की शिक्षा नीति के बारे में, भारत के समर्थ गांवों के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में धर्मपाल जी क्या लिख रहे हैं। और अगर वो भारत था तो ये भारत किसने बनाया है। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि हम जिस हालात में हैं, उस हालात के लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। कब तक हम मैकाले मैकाले करते रहेंगे। मैकाले चले गए, अंग्रेजों को भी मुल्क छोड़े हुए 75 साल हो गए। अमृत काल की यात्रा पर हम निकले हुए हैं, पर इस अमृत काल के फल आपको चखने हैं कि नहीं चखने हैं, ये आपको तय करना, ये मैकाले तय नहीं करेगा। और मैं आपसे कहता हूं, अब नेहरू भी बंद कर दीजिए, किसी को मत कोसिए, आगे की तरफ देखिए। आगे देखिए कि आने वाले 25 सालों में आपका कर्तव्य पथ क्या है, आप क्या डिलीवर करने वाले इस हिंदुस्तान को, अपनी बौद्धिक चेतना के आधार पर, अपनी वैज्ञानिक चेतना के आधार पर, अपनी भारतीयता के आधार पर, अपने भारत बोध के आधार पर हिंदुस्तान को आप क्या देने वाले हैं, इसका विचार करिए। और जो देता है हिंदुस्तान में, वो देवता होता है, ध्यान रखिए। इसलिए देने वाला बनिए। जब तक मांगने वाले बने रहेंगे, सिर्फ इस बात का गर्व करते रहेंगे हमारे पास ये था, हमारे पास वो था, अरे भैया था तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे पास कौन है, तुम्हारे पास भी कुछ है कि मेरे पास था, मेरे पास था, मेरे पास था। अरे भाई, कब तक हम इतिहास का गुणगान करते रहेंगे, कब तक हम चंद्रगुप्त को याद करते रहेंगे। एक चंद्रगुप्त पैदा करो, चाणक्य बन करके दिखाओ। हमारे यहां तो चाणक्य थे, सब दिया बुझा देते थे। आप क्या कर रहे हैं, दुकानें चल रही ट्यूशन की, कोटा फैक्ट्री नाम की फिल्म आई, देखिए कलेजा कांप जाएगा फिल्म देख करके। हमने कैसा हिंदुस्तान बनाया है, और हम ही ने बनाया है, दोष अंग्रेजों का है। तो ये जो दोषारोपण की वृत्ति है, ये भीरू समाज की वृत्ति है, जो अपने अकर्मण्यता के लिए, अपनी सुप्तता के लिए, अपनी नींद के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। भाई किसी ने माइक लगाया, आपकी नींद उड़ जाए तो ठीक है, कि वो जो है कुछ गाने गा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपकी नींद उड़ गई। पर आप बिना कारण जो है जागते हुए भी सो रहे हैं अवधेश जी, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, जस्ट हम जागते हुए सो रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, सत्य सबको पता है, सब सत्य जानते हैं ये गलत है, ये सही है। सत्य के 2 चेहरे नहीं होते, ध्यान रखिए आप। सत्य की व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, सत्य तो एक ही है। सत्यमेकम विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, सत्य सबको पता है। इस हॉल में बैठा हुआ हर आदमी सच को जानता है। ये सब ज्ञानी लोग हैं, विश्वविद्यालय तक पहुंचे हैं, और सौभाग्यशाली लोग हैं। दिल्ली में होना भाग्य है, और डीयू में होना सौभाग्य है। बहुत बड़ा मुल्क है ये, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, अटक से कटक तक, तमाम ऐसे गांव में बैठे लोग हैं जो दिल्ली देखे नहीं, जिन्होंने ट्रेन की यात्रा नहीं की है। ऐसे अभावग्रस्त मुल्क में भी आप यहां तक पहुंच पाए हैं, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कितने प्रिविलेज्ड हैं आप ऐसी हाल के अंदर बैठे हुए। इतनी गंभीर चर्चाएं यहां पे चल रही, इतने बड़े बड़े लोग जिनको शाम के टेलीविजन पर जिनके दर्शन होते वहां मंच में बैठे हुए। आदि गीता भट्ट जी सिर्फ अंग्रेजी में ही बोलती हैं आजकल। हिंदी वाले बुलाते नहीं इनको। अब बुलाएंगे मैडम, प्रेम जी को आपने कहा बुलाएंगे। प्रेम जी का हिंदी चैनलों पर बड़ा अधिकार है। तो ऐसी दिव्य मूर्तियों के दर्शन हो रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। बीएसएफ का है ना, बीएसएफ का, सीआरपीएफ का डीजी नहीं, कम से आईएमसी की डीजी तो आ गया आपके पास। बहुत प्रिविलेज्ड हैं आप लोग, भाग्यशाली लोग। इतने बड़े बड़े कॉलेजों के प्रिंसिपल इस सभा के अंदर बैठे हुए हैं, जिन कॉलेजों का हम कभी नाम सुना करते थे कि कैसे कॉलेज होंगे, वहां के प्रोफेसर कैसे होंगे, वहां के प्रिंसिपल साहब कैसे दिखते होंगे। मैडम सेठ का भी नाम सुना था, आज देखा उनको, कैसे प्रिंसिपल होते होंगे, क्या पढ़ाते होंगे, बच्चे इतने अच्छे निकल करके दुनिया भर में जाकर के इतना बड़ा काम करते हैं। कुछ तो खास बात होगी डीयू में, जो इसकी रैंकिंग इतनी हर साल अच्छी बनी रहती है। कुछ समर्पण होगा उन लोगों का। पर आपकी ठीक है, आपको मिल गया, अच्छी बात है, पर सबको नहीं मिला है।
ये ध्यान रखिए। आपको मिल गया, सबको मिलना चाहिए। अच्छे विचार, कल्याणकारी विचार सब तक पहुंचने चाहिए। आनो भद्रा कर दो विंत विस्दा, हमें सभी डायरेक्शन से कल्याणकारी विचार प्राप्त होने चाहिए। हमारी जिंदगी बन गई, बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह, ऊपर वाला आप पे रहमत बरसा रहा है, पर यह चीज नीचे भी जानी चाहिए। ये जिम्मेदारी उनकी है जिनको मिल गया है, आगे भी पहुंचाएं। यही भारत बोध है। भारत बोध है पर दुख कातरता, संवेदना, जिसको हम स्वानुभूति कहते हैं, सहानुभूति कहते हैं, अलग अलग शब्दों से हम इसको संबोधित करते हैं। जब दूसरे का दुख आपका दुख बन जाए, दूसरे की पीड़ा आपकी पीड़ा बन जाए, दूसरे का आनंद बन जाए, वो दिन हमें लाने हैं, अभी नहीं आए, लाने पड़ेंगे। जातियों में, वर्गों में, भाषाओं में लड़ते हुए लोग, ये हिंदुस्तान है क्या? ऐसे हिंदुस्तान बनेगा? नहीं बन सकता। बड़ी बातें करने पर नहीं बनता, छोटे छोटे प्रयास करने से बनता है। एक बच्चे की फीस का खर्चा उठाओ, ये भारत बोध है। एक बच्चे की किताब का खर्चा उठाओ, ये भारत बोध है। भाषण बंद करो, ये भी भारत बोध है, ये भी भारत बोध है। क्योंकि कर्म करना है, डिलीवरी सिस्टम सुनिश्चित करना है, लोगों तक चीजों की पहुंच बनानी है। अभावग्रस्त हिंदुस्तान को अपने भाव में लपेट करके उसको भी अपने साथ खड़ा करना है। और आप ध्यान रखिए, आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए कि अगर लोग अभाव में रहेंगे बड़ी संख्या में, तो आप चैन से रह लेंगे, इसकी उम्मीद मत करिए। मेरे पास नहीं है, अनुराग के पास बड़ी गाड़ी है, मैं अपने घर से निकलूंगा, अनुराग की गाड़ी पे स्क्रैच लगा दूंगा। मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं जानता हूं इनको ठीक कैसे करना। मैं इनकी गाड़ी पे पंचर ठोक दूंगा रोज, मैं सूजा मार के जाऊंगा गाड़ी पे इनकी। नहीं है मेरे पास, मेरे को पसंद नहीं अनुराग इतनी बड़ी गाड़ी चलते हो, मेरे को बैलगाड़ी भी नहीं मिल रही है। ये जो अभाव है, ये जो संकट है, इनसे निपटना पड़ेगा। और सौभाग्य से 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो इन प्रश्नों को संबोधित कर रही है। आपकी छत हो, आपके पास शौचालय हो, आपके पास रसोई गैस हो। आप सोचिए, रसोई गैस बांटने पर क्या ग्लैमर था, टेलीफोन का कनेक्शन देने का ग्लैमर सारा खत्म हो गया। 50 गैस देने की गारंटी जो है सांसदों को मिलती थी। अब जब प्रेम शुक्ल सांसद बनेंगे तो किसको गैस देंगे? सबको मिल चुकी है। आप सोचिए किन चीजों पे हिंदुस्तान को रोका गया था। गैस होना बहुत बड़ी चीज होती थी। हमारे जैसे लोग बड़े गुरूर से कहते थे, अरे भाई सिलेंडर आया नहीं है, कोई ट्रक इधर से गुजरा क्या सिलेंडर वाला, जरा देखो सड़क पे जाके देखिए जरा कहाँ है सिलेंडर वाला। आप देखिए कितनी छोटी चीज है, सिलेंडर, गैस, मकान। और जो कि कब से गाना हम लोग गा रहे, रोटी कपड़ा मकान का, ना रोटी सुनिश्चित हो रही, ना कपड़ा सुनिश्चित हो रहा है, ना कुछ सुनिश्चित हो रहा है। इस चीज को देखने की जरूरत है, मूल टेक्स्ट पे जाने की जरूरत है। इसलिए जिन विचारकों ने हमें गढ़ा है, श्री निर्मल वर्मा, श्री धर्मपाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, विद्यानिवासी मिश्र, ऐसे लोगों के टेक्स्ट पे जाइए। क्या कह रहे हैं भारत के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, उससे चैतन्य आएगा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। दुनिया के रेफरेंस से हिंदुस्तान को समझने की कोशिश मत करिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर दुनिया के रेफरेंस से, दुनिया के विद्वानों के रेफरेंस, हमारे पास लोग हैं जिन्होंने भारत को समझा है, और हर भाषा में। ऐसा नहीं कि अकेला कोई हिंदी में ही है, क्योंकि मैं हिंदी का हूं तो हिंदी वाले रेफरेंस दे रहा हूं। हर भाषा में, हमारी हर भारतीय भाषा में भारत की बहुत बेहतर समझ देने वाले लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। चाहे माधवराव सप्रे हो, चाहे लोकमान्य तिलक हो, इनको देखिए, उनके टेक्स्ट पे जाइए। जब उनके टेक्स्ट पे आप जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। आज हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या आत्मदैन्य की है। हमें लगता है कि हमसे कुछ नहीं होगा। एक लीडर अपने तय क्या कर सकता है? एक लीडर अपने तय सिर्फ आत्मविश्वास की वृद्धि करता है। महात्मा गांधी आते हैं हिंदुस्तान में, सिर्फ एक आत्मविश्वास हिंदुस्तानियों में भरते हैं कि तुम ये कर सकते हो। आज नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने अंदर एक, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने का काम उन्होंने किया। आप देखिए कितना परिदृश्य बदल गया। और ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, ये आपको नीचे भी करनी है। टीचर्स को अपने विद्यार्थी में करनी है, विद्यार्थी को अपने गांव में करनी है, और कुछ ना कुछ छोटे मोटे हमको प्रकल्प अपने अपने स्थानों पे खड़े करने चाहिए। सब लोगों को, जो लोग समर्थ हो गए हैं, वो अपने अपने स्थानों पर छोटा काम करें। दक्षिण के कुछ मित्रों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने अपने गाँव में कुछ कुछ अच्छे काम प्रारंभ किए। रिटायर होकर के अपने गाँव में जाके बसे,
अपने गांव में कुछ परिवर्तन के प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं उत्तर भारत की स्थितियां जटिल हैं। उत्तर भारत में कोई आदमी गांव पे जाएगा तो उसको गांव में जमने नहीं देंगे, उसको अखबार पढ़ रहा है तो अखबारें नहीं पढ़े देंगे, मतलब बड़ी नेगेटिविटी है। ठीक है, पर इसको भी हमें तो दूर करना है, हमें दूर करेंगे। हमारा गांव है, हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, हम उनको ठीक करेंगे। ठीक करने मतलब वो पुलिस वाला ठीक नहीं, मतलब उनको धीरे धीरे समझा के परिवर्तन आता है। परिवर्तन नहीं आएगा ये मत मानिए, बिना प्रयास कितना परिवर्तन आया है। तो अगर हम प्रयास करेंगे, सामूहिक प्रयास करेंगे, सामूहिक यत्नों से करेंगे, तो ये भारत मंथन की जो यात्रा है निश्चित रूप से परिणाम तक आएगी। आपने निश्चित रूप से दिन में बहुत अच्छे पेपर्स यहाँ पढ़े होंगे। एजुकेशन के पार्ट पे हमें जाना चाहिए। जब हम अपने रेफरेंस दें, जरूर हम भारतीय विद्वानों को उद्धृत करें, भारतीय संदर्भों का उल्लेख करें। हम नाट्य पर कुछ लिख रहे हैं, भरत मुनि के रेफरेंस के बिना बात न करें, मेरा आपसे निवेदन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल टेक्स्ट पे जाइए, आप मूल टेक्स्ट पे जाइए। संस्कृत का टेक्स्ट कठिन है, अनुवाद उपलब्ध है, अंग्रेजी के अनुवाद उपलब्ध हैं, हिंदी के अनुवाद उपलब्ध हैं, भारतीय भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध हैं। हम अपने टेक्स्ट को जरूर रेफर करें। हमारे यहाँ क्या कहा गया है, इसका मतलब पुरातन पंथी होना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ उनको टटोलना है कि हम अपनी रूट्स को भी थोड़ा जाने। क्योंकि देखिए, जड़ विहीन कोई समाज कभी भी आदर का पात्र नहीं बनता। और इसलिए अपनी जड़ों को जानना, अपने पुरखों को जानना, अपने मान बिंदुओं को जानना, अपने इतिहास को जानना, और अपने इतिहास को मैथोलॉजी नहीं कहना। सिंघल साहब, हम इतने साल से अपने इतिहास को, राम जैसा आदर्श हमारे सामने खड़ा है, मैथोलॉजी है। अरे कैसे बोलते, पढ़े लिखे लोग, विद्वान प्रोफेसर से बोलते हैं मैथोलॉजी। मुझे इस शब्द से इतनी घृणा है कि मैं घृणा किसी से नहीं करता, पर मुझे इस शब्द से घृणा है। इतिहास को जो समाज मैथोलॉजी कहेगा, वो कैसे अपने आदर्शों को तलाशेगा? अगर राम मिथक हैं तो फिर डूब मरो, आपका कुछ नहीं हो सकता। जो समाज शब्दों के चयन में सावधानी नहीं बरतता, जो समाज अपने इतिहास बोध को भूल जाता है, जो समाज अपने पुरखों को भूल जाता है और उसको नाटक या मिथक बताता है, वो समाज कभी उर्वर समाज नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिए। इसलिए शब्दों का चयन, शब्दों का लेखन करते समय, रेफरेंस लेते समय इसका ध्यान रखिए। अभी एक मैं भाषा के कार्यक्रम में गया, मित्रों, उस भाषा के कार्यक्रम में मुझे ऐसी ऐसी बातें कही गई जो डिस्कोर्स देश को तोड़ने वाला। इतनी भाषाएं लुप्त हो रही, इतनी भाषाएं लुप्त हो रही, ये हो रहा, वो हो रहा। अरे क्या इतनी भाषाएं लुप्त हो रही? जो बच सकता उसे बचाइए। भारत की 22 संवैधानिक भाषाएं, संविधान सम्मत भाषाएं, उनको बचा लीजिए। यही बहुत बड़ा डिस्कोर्स है। इसलिए ज्यादा विलाप करने के बजाय ज्यादा संकल्प लेने की जरूरत है। और आज के मौके पर आपने मुझे बुलाया, मौका दिया। मैं पीत पत्रकारिता करता नहीं, पर पीली पर्ची मिली। धन्यवाद, बहुत नमस्कार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अति सुंदर उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित किया। भारत मंथन की दृष्टि से भी आपने वर्तमान के यथार्थ को अवगत कराया तथा भविष्य के कर्तव्य पथ को सबके सामने रखा। मैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। कार्यक्रम के समापन सत्र में आज के मुख्य वक्ता श्रीमान प्रेम शुक्ल जी से निवेदन है कि कृपया अपने वचनों को से हम सभी का मार्गदर्शन करें। क्षमा करिएगा आप सब कि जब इस भारत मंथन का अमृत कुंभ आपको अमृत पिला रहा था, उस बीच उसको जो है पीली चिट्ठी देने का दोष मंच से हो गया है। हाँ, देखिए हमारे यहाँ में जो पत्रकारिता में आया, उन दिनों तक पत्रकारिता में हम लोगों की जो परंपरा थी उसको लाल पत्रकारिता वाले पीत पत्रकारिता कहते थे। और जब मैं दोपहर का सामना में आया तो कुछ महीनों बाद उन लोगों ने एक नया नाम गढ़ा था, प्रेत पत्रकारिता, पीत के आगे वाली। तो अब आप प्रेत पत्रकारिता के विचार दर्शन को मानने वाला व्यक्ति अगर भारतीय जनसंचार संस्थान में अगर बैठा है
तो वो प्रेत पत्रकारिता का ही जो है उसी की परंपरा को पोषित करने का सत्कार्य करेगा। तो ऐसे आदरणीय संजय द्विवेदी जी, और हमारा इनका परिचय बहुत पुराना, भेंट 2015 की है जी, नहीं मंच वाली भेंट के अतिरिक्त, और इन्होंने मुझे पत्थर से खुदा बनाने की कला भी बताई। और ये सत्य है कि पत्थर से खुदा बनाने की शक्ति सिर्फ भारत में है, और किसी की शक्ति नहीं है कि वो पत्थर से खुदा बना दे। इसलिए इन्होंने जो शेर सुनाया, उसके जवाब में अगर हमने शेर नहीं सुनाया तो लोग समझेंगे ये गोसाईगंज वाले कुशभवनपुर वालों पे भारी है। हमारे सुल्तानपुर का असली नाम कुशभवनपुर है। एक बड़ा प्रख्यात शेर है, हम जो बुतों से प्यार करते हैं, हम जो बुतों से प्यार करते हैं, नकले परवरदिगार करते हैं। हम जो हैं, जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, वो साक्षात प्रभु की नकल करते हैं, प्रभु की तरह जीवन जीते हैं, इसलिए हम बुत पूजते हैं। तो अगर आपने ऐसा बुत मुझे बनाया हो तो मुझे गर्व है, क्योंकि बुत बनाने वाला भी कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं होगा, ब्रह्मा ही होगा, उसमें ब्रह्मा का अंश होगा। तो आदरणीय संजय द्विवेदी जी, अब इनके बारे में ही मैं 5-10 मिनट और बोलूं, ऐसी स्थिति है, और मेरी जो है विमान छूटने की स्थिति है, और भारत का समय का विमान छूट गया, इस तरह की बातें बहुतों ने की हैं, है नहीं सत्य है, लेकिन बहुतों ने ये बात की है और आपको बता दिया है कि आपका समय तो जा चुका है, अब आने वाला नहीं है। वो बता दिया प्राच्य काल में आपका जो समय था वही आपका स्वर्ण काल था, उसके बाद क्या हो तो हमारा काल है। ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय दर्शन, भारतीय आध्यात्म, भारतीय मूल्य, ये भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। और इसी कारण जब हिरण्यकश्यप वह तीनों लोकों पे साम्राज्य की स्थिति में था, या हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को अपने नोक से उठाने की शक्ति रखता था, उस काल में भी लोग खड़े हुए और नृसिंहावतार हुआ। तो यह नृसिंहावतार तो होना ही था। जब हिंदुओं को आतंकवादी कह दिया गया था तो यह होना था। यह 2009 में निश्चित हो गया था कि नृसिंहावतार अब इस देश के लिए आवश्यक है, क्योंकि हिंदू अब खाते अब आतंकवादी बना दिए जाने की स्थिति में खड़ा है। जब पुत्र को अपने साम्राज्य के लिए कोई अपनी बहन की गोद में बैठाकर उसको भस्म करने का षड्यंत्र रचता है, तो नृसिंहावतार होता है, और हुआ। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी की तुलना किसी और योनि से तो नहीं की गई, एक ही सिंह की योनि से की जाती है। और सिंह इज किंग कहने के बाद कितना भी नारा लगा दे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का चेहरा तो नहीं आता। करके देखिए। इस मंच पर आदरणीय राकेश कुमार पांडे जी उपस्थित हैं। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा मेरा क्रम टूटा है, क्योंकि मंच के लोगों को आदरपूर्वक नाम लेना यह संगोष्ठी का आवश्यक अंग है, और ये हमारी जो है परंपरा भी है, स्वर्णिम परंपरा है कि अपने सहयोगियों, साथियों, श्रोताओं सबका समादर करके ही अपनी बात रखना। आप कहीं जो है मजलिस में नहीं पाएंगे। अगर कहीं तकरीर हो रही हो तो फिर सीधे खुदा के छोटे भाई होते हैं, वो खुदा के बाद वही सब तय करते हैं। आदरणीय अजय कुमार जी हमारे उत्तर बौद्धिक क्षेत्र के प्रमुख, आदरणीय विनोद शर्मा विवेक जी, आदरणीय गीता भट्ट जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित शोधार्थी, विद्यार्थी, शिक्षक
और जो पिछले 7 मिनट से मुझे झेल चुके हैं ऐसे सारे विद्वान, क्योंकि जो विद्वान नहीं होगा वो संगोष्ठियों में हमारे जैसे वक्ताओं को झेल भी नहीं पाएगा, ये संकट भी पैदा होता है। भारत का समय निश्चित तौर पर आया हुआ है, ये कहने की जरूरत ही नहीं है, अब ये दुनिया खुद कह रही है। जो बिल क्लिंटन आज से 2.5 दशक पहले, 2 दशक पहले यह कहकर जा रहे थे कि आपको खड़ा होने की आवश्यकता है, उनके बाद जो आज खड़े हैं जो बाइडेन, वो जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि भारत महाशक्ति है, भारत में यह सामर्थ्य है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक भयंकर रक्तपात विध्वंस वाला युद्ध है, उस युद्ध को रोकने की क्षमता अगर किसी एक व्यक्ति में है तो वो नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये जो बाइडेन कह रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन भी ये बात कह रहे हैं, जेलेंस्की भी ये बात कह रहे हैं। हम निर्गुट शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो युग था, बड़ा प्रचार भी था, हम अमेरिका को आंखें दिखा के आ रहे हैं। लेकिन याद कीजिए उस काल को कि 1965 में सर क्रीक में घुसे आ रहे थे, वो कच्छ में पाकिस्तानी कब्जा करके बैठे थे, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यह बुलाकर कह रहे थे कि आप पाकिस्तान से समझौता करो और कच्छ का रण छोड़ दो। और यहां से लौटते समय जब जाना तो कराची में उतरकर पाकिस्तान के जो तत्कालीन तानाशाह थे अयूब खान, उनसे मिलते हुए जाना। ये हमारे साथ ब्रिटेन कर रहा था। 1971 में हम युद्ध जीत गए, हमारी सेना जीत गई, लेकिन हमने सारा शिमला समझौता करके सब कुछ जो हमने जीता था, वो हार गए कि नहीं हार गए। जो विदेश और स्ट्रेटेजिक मामलों को जानता हो, किसी से भी ये प्रश्न पूछ लीजिए, उसका उत्तर जो है वो यही आएगा कि हमने जो युद्ध में जीता, 91,000 सैनिकों को हमने अपने यहां उनको शरणागति प्रदान करके उनको खिलाया पिलाया और भेज दिया। लेकिन साधा क्या, भारत के हित में क्या पाया? भाई, आपके पूर्व और पश्चिम में जो लोग बैठे थे, जो रोज आपको ललकार रहे थे, जिन्होंने आपके दसियों लाखों की हत्या की थी और कुछ कालखंड में हत्या कर दी थी, उस हत्या को नरसंहार आपने माना ही नहीं। हमारी मां बहनों पर किए गए बलात्कार को बलात्कार माना ही नहीं इतिहासकारों ने। हमारे वहां के पलायन को पलायन माना ही नहीं आपने। और उसके बाद हम जब युद्ध में जीते तो शिमला समझौते में हम जीते हुए युद्ध को क्यों हार गए, इस प्रश्न का उत्तर अगर किसी तत्कालीन इतिहासकार के पास हो तो दे दे, हम मान जाएंगे कि भाई बड़े हम सब मजबूत थे वहां। लेकिन आज अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तो छोड़ दें, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आदरणीय अजीत डोवाल की भी आंखें तरेर कर देख दे तो पाकिस्तान की पैंट गीली होती है कि नहीं, दशा है कि नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा कोई ऐसे खोखला दावा नहीं है। ये पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर उनके सांसद ने कहा कि जब एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने हमारे एक पायलट को पकड़ा, अभिनंदन को, तो उस रात पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने कहा कि ये युद्ध भारत कर सकता है और किसी भी तरह का हम पे कॉस्ट लाद सकता है भारत, हमारा विध्वंस कर सकता है भारत, इसलिए छोड़ दो। हम 91,000 लोगों को छोड़ने के बाद भी पाकिस्तान में जो हमारे युद्धबंदी थे उनको नहीं छुड़ा पाए थे। और दोपहर का सामना के कार्यकारी संपादक के रूप में एम के बॉल एक मेरे साथी थे राजकोट के,
उनके साथ युद्धबंदी जो पाकिस्तान में बंद थे, उन पर 2014 तक लगातार हम रोते रहे हैं। 71 से 14 तक नहीं छोड़ा था। कुछ मिनटों में अगर पाकिस्तान छोड़ देता है तो ये भारत का समय है। अगर एक भारतवंशी बिना एक गोली चलाए, जिसकी सास कहती हो कि मेरी बेटी ने प्रधानमंत्री बना दिया, सुधा मूर्ति जी ने अभी कल ही कहा है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को मेरी बेटी ने बना दिया। तो ये भारतीय जो नारियां थी, उनकी शक्ति आज जब ये हो गई है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिसके हम उपनिवेश होते थे, जिसके मैकाले के काले काली बातों को हम स्वीकार करके आज तक जो है अपने कालेपन के अभिशाप से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, उस मैकाले के देश में एक भारतवंशी का प्रधानमंत्री होना यह सिद्ध करता है कि भारत का समय आ गया है। और अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा आज यहूदियों के बाद सबसे सशक्त ग्रुप माना जाता है कि नहीं माना जाता? देख लीजिए आप सत्य को, उसका हमको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? लोग कहते थे कि भारत के चुनाव में विद्दी देश पाकिस्तान हस्तक्षेप कर लेता है। आजकल हमारे कांग्रेस वाले मित्र कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए मोदी जी ने अमेरिका में हस्तक्षेप कर दिया था। आज हम अमेरिका में हस्तक्षेप कर दे रहे हैं, उनके चुनाव पर भारत का प्रभाव है। ब्रिटेन में चुनाव भारतवंशी जीतता है। ये इस बात का सीधा साफ प्रमाण है कि भारत विश्व गुरु बनने की स्थिति को प्राप्त हो गया है। सिर्फ अपनी चेतना को जागृत कर लेना है, अपने को बाबर वंश, हुमायूं वंश, लोधी वंश के जो कलंक है, इससे मुक्त हो लेना है। कितना अच्छा लगता है अयोध्या सुन के। फैजाबाद कहते थे, लगभग नहीं करता था कि राम जी की धरती है। और यह सुख मुझे है पत्रकारिता के जीवन में कि मेरी आंखों के सामने बाबरी के कलंक को ढहते देखने का मुझे सौभाग्य मिला है। और मैं तब भी उसको कलंक कहता था, आज भी डटकर कलंक कहता हूं। और बस कुछ दिन बाकी है जब वहां पर उस कलंक पर भव्य दिव्य राम मंदिर जो है, गगनचुंबी उसका कलश और भगवा ध्वज फहराते हुए पूरी दुनिया देखेगी। और उसमें हम लोगों ने मिट्टी बाबर के भूमि की भी लाई है। ये ध्यान रखा है कि बाबर की धरती को इस बात का संज्ञान देना आवश्यक है कि भारत का समय आ गया है। अब भारत चाहेगा तो तेरी कब्र पर भी किसी दिन मंदिर खड़ा हो जाएगा राम। ये स्थिति भारत की आई है, क्योंकि श्रीलंका को बेल आउट करने के लिए हम ही खड़े होते हैं। पाकिस्तान हम ही से मांग रहा है कि हमारा पेट भर दो। अफगानिस्तान को हम मदद कर ही रहे हैं, सीरिया को मदद हम कर रहे हैं। और इनके जो सबसे बड़े देश थे टर्की, जिसके नाम पर परवेज मुशर्रफ कहते थे कि मैं तो पाकिस्तान को टर्की बनते हुए देखना चाहता हूं, उस टर्की की भी टरक गई है। और वहां भी भारत की मदद पहुंच रही है, सीरिया में भी भारत की मदद पहुंच रही है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और कोरोना के काल में भी एक भी भारतीय भूखा नहीं सोया है, यह सत्य है। और मानवता के इतिहास में 80 करोड़ लोगों को 3 वर्षों तक कोई सरकार राशन दे, ऐसा समृद्ध खुशहाल भारत हमने कम से कम 2000 वर्षों में नहीं सुना है। देखा तो बिल्कुल नहीं है, सुना भी नहीं है। हम जो हैं, जो पोलियो की वैक्सीन के लिए वर्षों, चिकनगुनिया के लिए वर्षों, सबसे पहले पोलियो का हमने जो है डोज दे दिया है। हमने सबसे पहले जो है कोरोना का डोज भारतवर्ष में हर व्यक्ति को लगवाने में कामयाबी लगभग हमने प्राप्त कर ली है। ये हमारा सामर्थ्य ही है ना कि हम फार्मा हब बन गए हैं। ये हमारा सामर्थ्य है कि जिस ब्रिटेन ने हमको अपना उपनिवेश बनाया था, उससे बड़ी अर्थव्यवस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हम बन चुके हैं। हम 10वीं से उछलकर 5वीं पे आ गए हैं, और 5वीं से उछलकर पर दूसरी पर हम इस स्वर्णिम काल में, अमृत काल में चले ही जाएंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। यह भारत के युवा का भाव है, यह भारत की शक्ति है। इसलिए मित्रों, भारत मंथन में यह समझ लीजिए कि मंथन में विष और अमृत दोनों प्रकट होता है। और अमृत जो है
उसको चखने का काल आ गया है। विष जो चाहता हो वो पी ले, किसी में दम हो। नहीं तो हमारे शिव शंकर तो है ही, विष पीने की ताकत भी वो हमारे शिव शंकर में ही भी है, और किसी के पीर पैगंबर में नहीं है, वो सिर्फ शिव शंकर में ही है। इसलिए इस मंथन का जो संदेश है वो स्पष्ट है कि भारत के आए हुए समय को, इस सुनहरे काल का सदुपयोग करना है। समयाभाव है, 5 मिनट में अतिरिक्त अपने समय का ले चुका हूं, इससे अधिक दुस्साहस करने की मेरी क्षमता नहीं है। मैं ये समझ रहा था कि मैं तो 5 मिनट अध्यक्षीय भाषण ही करके चलूंगा, मुख्य भाषण तो आदरणीय संजय जी का हो गया था, तो मैंने आपका जो है मुख्य वक्ता की, आज देखिए ये बस्ती वाले बहुत तेज होते हैं, हम सब पांव पूजे ही बस्ती वालन का, तो बस्ती वाले बहुत तेज होते हैं। ऊपर से ये गोसाईगंज का, तो बस गोसाईगंज निकारे के बाद गंज नहीं उसमें शोभा देता। जैसे आज से अयोध्या हो गया, बाद नहीं है, वैसे ही गोसाई में गंज नहीं, गोसाई लोक हो सकता है, गोसाईपुर हो सकता है। इस तरह की भी चिंतन करने की आवश्यकता है। एक बार फिर से आप लोगों ने मुझे बुलाया, समय दिया, सुना और तालियां भी बजाई हैं। तो तालियां बजने के कारण थोड़ा सा वक्ता को लगता है कि मैं ठीक बोल रहा हूं, इसलिए। और उसमें भी तालियां किसने बजाई हैं? जो बौद्धिक समाज में 2000 के नोट हैं, सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन जो है, प्रिंसिपल्स हैं, विभागाध्यक्ष हैं, लेखक हैं, शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो ये जो 2000 की नोटों को एक जगह संचित करके इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र ने लाया, उसके लिए इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र का और विशेष करके हमारे जो बौद्धिक प्रमुख हैं उत्तर क्षेत्र के, उनको मैं प्रणाम करता हूं, आयोजकों को प्रणाम करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। हमारी स्वर्णिम परंपरा, भारतीय दर्शन, भारतीय अध्यात्म, भारतीय मूल तथा भारत मंथन इस संगोष्ठी 2023 का जो हमारा मुख्य शीर्षक था, वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका, इसके संबंध में श्रीमान जी ने वर्तमान में भारत की स्थिति से हम सभी को अवगत कराया। आपका बहुत बहुत आभार भाई साहब। सभी से आग्रह है कि कृपया अपना आसन ना छोड़ें, समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। समापन के बाद जलपान की भी व्यवस्था है, उसके बाद ही जाएंगे। कृपया आसन ग्रहण करें। हम सभी का ये सौभाग्य है कि आज श्रीमान अजय जी भाई साहब हम लोगों के साथ सुबह के सत्र में भी थे और समापन सत्र में भी जुड़े हुए हैं। तो मैं श्रीमान भाई साहब जी से आग्रह करूंगा कि पुनः हम सभी को 2 वचन आशीर्वाद स्वरूप हम सभी के समक्ष रखेंगे। मंचासीन विद्वज्जन, मातृशक्ति, समस्त सुधीजन, वैसे अध्यक्ष भाषण भी हो चुका है और मुख्य वक्ता का भाषण भी हो चुका है। तो ये जैसे हमारे यहाँ भारत की एक बहुत अच्छी परंपरा रहती है, जब हम पहले दूध लेने जाते थे, आजकल तो थैली में दूध मिलता है ना, पहले डिब्बे में दूध लेने जाते थे तो झूंगा बोलते उसका हमारे पंजाबी में है, थोड़ा अलग से डालते हैं, तो मैं अलग से डाल रहा हूँ कुछ, तो ये सब मेरे को ध्यान में आ रहा है। और 2 अच्छे हमने भाषण सुने, लेकिन एक बात जरूर ध्यान करनी है, हम में से जिन्होंने वाल्मीकि रामायण या भगवान राम का पूरा चरित्र पढ़ा है या भगवान कृष्ण का चरित्र भी पढ़ा है, इनको अवतार ऐसा कहते हैं, लेकिन हम उस समय की परिस्थिति समझें कि जब स्वयं धरती माता गाय के रूप में भगवान के पास जाती है, अपनी वेदना रखती है, अपनी परिस्थिति बताती है, तो ब्रह्मा को आदेश होता है। क्या आदेश होता है? सभी देवताओं को वो कहते हैं कि जाओ तुम धरती पर, क्योंकि अकेला राम कुछ नहीं कर सकता, अकेला कृष्ण कुछ नहीं कर सकता, तो क्या चाहिए उसके लिए? वातावरण चाहिए।
इसलिए मैं पहला निवेदन आपसे कर रहा हूँ, ये 2014 से लेकर के अब तक भारत की ये यात्रा नहीं है, ये उस यात्रा का महत्वपूर्ण माइलस्टोन हो सकता है। भारत नाम की यात्रा सतत यात्रा है, अनंत यात्रा है, और इस यात्रा के बहुत लोग बहुत बार सहभागी हो चुके हैं इस धरती पर। भारत ने अपना स्वर्ण काल कई बार देखा है, लेकिन भारत ने अपने उस स्वर्ण काल को भुलाया नहीं है आज तक। इसीलिए हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, हमारा बाकी सब वांग्मय, ये उसका दर्शन है। इसीलिए जब समाज ऐसा होता है तब उस प्रकार के नरेंद्र मोदी जी हो या बाकी सब हो, उनको वो सारी बातें प्राप्त होती है। इसलिए किसको चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो अपनी यात्रा पूरी की है, 98 साल की संघ की यात्रा हो गई है। अभी हमारे द्विवेदी जी ने भी कहा कि विदेश में जाके सब स्वयंसेवक होते हैं, भारत में स्वयंसेवक होने की आवश्यकता है। तो आज एक छाप बनी है। ये छाप कैसे, ये सामान्य छाप नहीं है, इसके लिए साधना है, इसके लिए तपस्या है, इसके लिए समाज का सहभाग है, इसके लिए समाज ने अपने को परिवर्तित किया, तैयार किया है। और इसीलिए अपना जो विषय है वो राजनीतिक परिदृश्य में विश्व का जो दृश्य खड़ा हुआ वो बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पक्की मान्यता है, भले किसी को स्वीकार हो नहीं हो, और वो पक्की मान्यता क्या है कि संघ समाज परिवर्तन चाहता है, सत्ता परिवर्तन उसका एक हिस्सा, उसमें सहायक हो सकता है। इसलिए हमको क्या पकड़ना है कि अगर भारत का आज वैश्विक दृश्य में कोई भूमिका के नाते से स्थान बनाए तो वो किसी राजनीतिक कारण से नहीं है। कृपया ध्यान रखिए, ये सतत प्रक्रिया है, रेगुलर हैमरिंग है। उस रेगुलर हैमरिंग की चोट है जिसका दृश्य आज हमको दिख रहा है, जिसका परिवेश आज हमको समझ आ रहा है, जो आज हमको प्रकट हो रहा है। इसलिए मेरा केवल निवेदन इतना है कि हम समाज जागरण के काम में लगे हैं, हम समाज प्रबोधन के काम में लगे हैं। हमारे संजय जी ने कहा, भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो और भारत को बनाओ। वास्तव में ये जो अपना संकल्प है, यही संकल्प हमारा माइलस्टोन है। और इसीलिए जानना, मानना, बनना और बनाना ये प्रक्रियागत है, हमको उसको लेकर के चलना है। इसलिए कई बार लगता है 2014 के बाद ही देश के अंदर सब कुछ ऐसा खड़ा हो गया, और राजनीतिक दृष्टि से सब होगा, होना भी चाहिए, उसका भी सुफल होता है, उसका भी आनंद होता है, उसका भी एक दृश्य होता है, उसका भी सब कुछ दिखता ही है अपने को। लेकिन हमारा जो मुख्य हेतु है भारत मंथन के अंदर इस प्रकार के विषयों को समाविष्ट करने का, कि समाज के नाते से जो हमारे संकल्प हैं, समाज के नाते से जो हमारी दिशा है, समाज के नाते से जो हमारे संकल्प और करणीय है, उस पर हमको जाना है। तो उस नाते से हमने यहाँ एक बहुत अच्छा कार्य संपन्न किया है। इतने प्रपत्र आए, सबने प्रपत्र पढ़े, जिन्होंने प्रपत्र पढ़े उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। अब वो सम्मिलित होते या नहीं होते ये यहाँ का निर्णायक मंडल उसको तय करेगा, लेकिन सबने अपने मन से अपना 100% दिया है। आगे भी हम इसके अंदर जुड़े रहेंगे इन्हीं वचनों के साथ। और कोई आशीर्वचन जैसा नहीं है, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग ऐसे जो मेरे को आशीर्वाद देते हैं, तो इसलिए आशीर्वाद देने की मेरी कोई आयु भी नहीं है और मेरी कोई स्थिति भी नहीं है, लेकिन तो भी मुझे लगा कुछ शब्द रखने चाहिए, कहा गया तो मैंने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप इसी तरीके से हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, हम ये आशा करते हैं। अब हम आज के कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। सभी अतिथियों एवं सभा कक्ष में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों, बंधु भगिनी का धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु मैं प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। ये आज एक दिन का जो हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस और जिस विषय पे रखा गया था वो वैश्विक परिदृश्य में वर्तमान भारत की भूमिका। अभी पिछले ये हमारा भारत मंथन छठा श्रृंखला में छठा भारत मंथन है। इसके पहले के भारत मंथन में हमने कई बार चिंता की कि प्राचीन भारत में हमारी क्या विशेषताएं थी, हमारे पास क्या था। लेकिन इस बार ये हमारे ध्यान में आया कि अब
अभी आज के वर्तमान भारत में बहुत कुछ ऐसा है जो कि हम वैश्विक परिदृश्य में, जिसमें हम बाकी सारी दुनिया को, विश्व को लीड कर सकते हैं और दिशा दिखा सकते हैं। तो इस पे क्यों ना चर्चा हो। तो इस बार ऐसा टॉपिक रखा और मुझे बहुत हर्ष है कि आप सभी विद्वज्जन जो यहाँ पे पत्र पढ़ने आए, 111 प्रपत्र सम्मिलित किए गए इस कार्यक्रम में, और ये भारत मंथन की सफलता भी है। और ये जो हमारा जो टॉपिक था, भारतीय वैश्विक परिदृश्य में वर्तमान भारत की भूमिका, ये दर्शाता है कि ये सचमुच में जो आज मंच पे भी कहा गया कि हमारा भारत का समय आ गया है, वो क्यों आया है, वो ये समझ आ रहा है कि इतने लोग अगर विद्वान पत्र पढ़ रहे हैं, प्रपत्र सबमिट कर रहे हैं इसी विषय पे, तो इस विषय को दर्शाता है। मैं उन सभी प्रपत्र पढ़ने वालों को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस भारत मंथन के श्रृंखला का जो छठा क्रम था, उसके सफलतापूर्वक संपन्न होने में आपने काफ़ी आपका सहयोग रहा, और इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मंच पे आज जो हमारे साथ बैठे हैं इस समापन समारोह के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल समापन समारोह है, इसलिए मुझे धन्यवाद तो सभी को करना है, लेकिन इस मंच में जो आज बैठे हैं, अभी बैठे हैं, उनका तो धन्यवाद करना ही करना है। हमारे साथ अभी जो प्रेम शुक्ला जी थे, श्रीमान प्रेम शुक्ला जी, वो चले गए हैं क्योंकि उनको जाना था किसी कार्यवश और जल्दी जाना था, तब भी उन्होंने अपना समय निकाला और यहाँ पे हमारे साथ रहे, अपना उद्बोधन दिया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और उससे पहले हमारे सामने जो अध्यक्षीय भाषण के रूप में प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी ने अपनी बात रखी और काफ़ी मनोरंजक ढंग से और लेकिन काफ़ी गहरी बातें की, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि वो आए और हमारे मंच पे रहे। गीता जी हमारे साथ ही इसी भारत मंथन में एक होस्ट की तरह जुड़ी हुई हैं, और ये NCWeb का ही एक कार्यक्रम ऐसा बना दिया उन्होंने। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र तो लगा ही, लेकिन NCWeb ने अपने पूरे कार्यक्रम को अपना बना लिया और इस कार्यक्रम को संपन्न करने में, सफलतापूर्वक संपन्न करने में काफ़ी सहयोग किया। इनके काफ़ी लोग भी लगे, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद। अच्छा, हाँ, इसके साथ साथ जो इस भारत मंथन में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और संस्कृत और प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान JNU का भी हमारे को सहयोग मिला है, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जो इस कार्यक्रम को, इतने बड़े कार्यक्रम के लिए कई लोग लगते हैं, और इंद्रप्रस्थ की टीम और NCWeb की भी टीम के कई लोग लगे थे। मैं उन सब का एक दो का नाम लेकर के मैं उनको छोटा बड़ा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पूरी टीम थी, IT समूह लगी हुई थी, जो लोग लगे थे भोजन में, व्यवस्था में, वो काफ़ी समय से लगे थे, कल रात से ही लगे हुए हैं, कई लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते से लगे हुए हैं, हमने कई बैठकें की हैं। उन सब का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उनकी वजह से ही ये सारा कार्यक्रम हो पाया। कुछ नाम, क्योंकि वो उत्तरदायित्व भी था उनका, सुनील कश्यप जी का नाम मैं लूँगा कि वो बैठक प्रमुख के नाते इस पूरे भारत मंथन को दिशा देते रहे और में कार्य में लगे रहे। रामचंद्र गर्ग जी, वो भी पूरे कार्यक्रम में लगे रहे। मैं इन सब के साथ मोनिका जी, मनीष जी, मनोज जी, ऐसे कई लोग हैं, और कई नाम मैं नहीं कह पाऊँगा क्योंकि पूरी की पूरी बड़ी टीम थी। मैं उन सब को भी, हैं तो अपने ही, लेकिन फिर भी क्योंकि मंच से धन्यवाद करना हमें भी अच्छा लगता है कि आपने जो सहयोग दिया उसका हमने कहीं न कहीं उसका सबके सामने उसको प्रदर्शन भी किया। और जितने भी लोग आए उसमें कई विद्वान जन आए हुए हैं, प्रिंसिपल आए हैं, जिनकी चर्चा हो भी गई, परिचय भी दिया गया, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो आए और इस कार्यक्रम की सफलता में अपने आप को जोड़ा। जितने भी
विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, अन्य प्रबुद्धजन हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कुछ सूचनाएं हैं, उसके बाद कल्याण मंच के साथ समापन किया जाएगा। और एक तो जलपान की, समापन के बाद जलपान की व्यवस्था की गई है। दूसरा, जिन प्रतिभागियों ने अपने प्रपत्र प्रस्तुत किए हैं उनको उनकी आईडी पर प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। तीसरा, इस पूरी व्यवस्था में हमारे केंद्र के जितने भी सहयोगी और हमारे इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के जो भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी से आग्रह है कि कार्यक्रम समापन के पश्चात सभी सामान जो भी जहां केंद्र से लाए हों या किसी व्यक्ति से लिए हों, उनको यथाउचित स्थान सौंप दें। और इस कार्यक्रम में आए सभी लोगों से आग्रह है कि जो आपको परिचय पत्र दिए गए थे, कृपया जाने से पहले रजिस्ट्रेशन डेस्क के पास ही उन परिचय पत्र को वहीं पर वापस लौटा दें। इसके बाद अब हम सभी लोग कल्याण मंत्र करेंगे। आधी पंक्ति मैं कहूँगा, उसके बाद सभी लोग साथ में दोहराएंगे। उसके बाद सभी सामूहिक बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग जलपान ग्रहण करने के लिए प्रस्थान करेंगे।